हाँ, तो अभी बिफोर गोइंग टू एनी अदर पार्ट, बेसिकली जब हम लोग अभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चालू कर ही दिया है, तो जब भी हम लोग उसके आगे जाएंगे, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल्स, ठीक है, अदर और भी बहुत सारे चीज़ें हमको जो है देखनी है। तो मतलब बिफोर गोइंग टू दोज चैप्टर्स, टू बी मोर स्पेसिफिक, देयर इज़ अ सर्टेन थिंग दैट वी नीड टू सी इज़ दैट हमको एक्शन पोटेंशियल मालूम होना चाहिए कार्डियक सेल का। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, इट इज़ नॉट अ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, मतलब सॉरी, इट इज़ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, बट दिस इज़ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल्स, ओके, ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, ठीक है, नॉट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ एस ए नोड एंड ए वी नोड, ओके। तो एस ए नोड एंड ए वी नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बेसिकली खुद ही मतलब दे जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बेसिकली, ओके, एक रिदम सेट करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करूँ तो एक रिदम सेट करते हैं ऐसे नोड एंड ईवी नोड। तो उनका जो ईवी नोड नहीं करता, ईवी नोड एक बोल सकते हैं कि एम्पलीफाई करके भेज देता है, तो वैसा नहीं है। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ऐसे नोड जो है वो आपका मेन है, वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करके, यू नो, जस्ट ही इज़ द वन इज़ गोइंग टू सेट द रिदम। तो आपके जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं बेसिकली, जो इस इम्पल्सेस के वजह से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो उनका जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो किस तरह का होगा वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आप देख सकते हो, देखो आपका सेल जो है वो आपका जो सेल है बेसिकली, आपका सेल जो है एक रेस्टिंग पोटेंशियल पर है, ओके। सो दैट दिस रेड लाइन दैट यू कैन सी इज़ नथिंग बट अ रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब सेल इज रेस्टिंग पोटेंशियल भी रहेगा, जैसे कि कुछ भी मान के चल लो, रेस्टिंग पोटेंशियल को नेगेटिव में रहता है मोस्टली, बट आप कुछ भी अभी के लिए कुछ मान के चल लो, ओके। तो एक्चुअली में उसका भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है अकॉर्डिंग टू, लाइक अगर मैं हर एक सेल के हिसाब से बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू। अभी मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, इट इज़ अराउंड -60 -90 तक आई थिंक है वो। तो और फिर एक सेल का एक बेसिकली एक थ्रेशोल्ड भी रहता है, ठीक है, जिसको पार करने के बाद सेल जो है एक एक्शन पोटेंशियल में तब्दील हो सकता है, एक्शन पोटेंशियल बना सकता है। तो हाँ, एक से बोल सकते हैं कि जिसके बाद सेल जो है अच्छे से डिपोलराइज कर सकता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच करने के बाद। तो क्या होता है कि लेट्स से दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज -60 मिलीवोल्ट्स। व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ कि जो आपके सोडियम चैनल्स है ऑन स्टिमुलस, ऑन स्टिमुलस, जब कोई भी एक स्टिमुलस आता है तो Na+ चैनल जो है वो फ़नी Na+ चैनल जो रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं बेसिकली, दे ओपन 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 ओपन। और अगर स्टिमुलस इतना अच्छा है कि वो थ्रेशोल्ड तक उसको पहुंचा सकते हैं, तो Na+ जो है थ्रेशोल्ड पार कर जाएगा, Na+ चैनल्स का जो ओपनिंग है, एंड बहुत ज़्यादा Na+ का जो है इन्फ्लक्स होगा अंदर। सो Na+ चैनल्स का इन्फ्लक्स एकदम बहुत अच्छे से होगा, एंड दैट फेज विल बी कॉल्ड एज फेज 0। दिस इज इनिशियल डीपोलराइजेशन दैट वी कैन सी। तो वो एक आप देख सकते हो। देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप जो देख सकते हो फेज़ 1 के वहाँ पर एक ब्लू सा एक टिंच दिया हुआ है वहाँ पर, दैट इज़ टू सिग्निफाई, अभी वो आप देख सकते हो कि एकदम से ग्राफ ऊपर गया और एकदम से थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आया, वहाँ ब्लू पार्ट देख सकते हो फेज़ 1 के साइड पे। तो नीचे इसलिए आया क्योंकि आपके सोडियम चैनल्स अब इन्फ्लक्स होना बंद चुके हैं, सोडियम जो है आपका सेल में आना बंद हो चुका है, एंड सेल का जो नेगेटिव, मतलब देखो अभी आपको मैं अगर और अच्छे समझाने की कोशिश करूँ, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। मान लो कि आपका रेटिंग पोटेंशियल जो है -60 मिलीवोल्ट है। सोडियम आयंस के चैनल्स का जो सोडियम आयन का जो चैनल है अगर वो ओपन हो जाता है तो सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा अंदर। हाँ, एंड दिस सोडियम चैनल्स विल ओपन ओनली व्हेन द स्टिमुलस इज बेसिकली कमिंग। एक बार स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम बेसिकली अंदर आना चालू हो जाएगा सेल के अंदर। तो आप खुद सोचो कि एक पॉजिटिव आयन, एक कटायन बेसिकली एक सेल के अंदर जा रहा है, और एक ऐसे सेल के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड है अभी के लिए, तो इसका पोटेंशियल अभी के लिए इस -60 मिलीवोल्ट्स। तो जब ये पॉजिटिव आयन जाएंगे तो क्या हो जाएगा उस पोटेंशियल को, इट विल स्लोली स्टार्ट गोइंग टू द पॉजिटिव साइड। तो जहाँ पर -60 था अब वो -30 हो जाएगा।
it will slowly become less negative. So then it will become -20, -10, हाँ, 0, एंड देन एकदम से फिर वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पर 30 मिली वोल्ट पे आ गया है, 40 मिली वोल्ट पे आ गया है, समझ में, पॉजिटिव 40 मिली वोल्ट जैसे। तो इस तरह से जो है सेल का जो नेगेटिव था हमको उसने एन प्लस के इन्फ्लक्स की वजह से पॉजिटिव हो गया। जैसे आपको मैंने बोला था कि फेज़ 1 के साइड पे आप देख सकते हो कि एक टिंज ब्लू देख पा रहे हो, एक ब्लू टिंज देख पा रहे हो, वो इसके लिए है, वो इसको मतलब वो एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उनके बंद होने की वजह से एक सडन ड्रॉप आ जाता है पोटेंशियल के अंदर, जो जहाँ पर मतलब -40 था, तो सॉरी, जहाँ पर पोटेंशियल 40 था वो थोड़ा ड्रॉप होके 38 36 पे आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप, एक छोटा सा ड्रॉप आप देख सकते हो। जैसे ये हुआ, आपके जो कैल्शियम आयन चैनल्स होंगे वो एकदम से चालू हो जाएंगे। एंड क्या होता है बेसिकली कि कैल्शियम आयन के जो चैनल्स है बेसिकली दे बेसिकली आर हैव स्टार्टेड, देव ओपन एंड कैल्शियम चैनल्स का बेसिकली इन्फ्लक्स होगा। तो आप सोचोगे कि अगर कैल्शियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हो रहा है वो भी तो कटायन है, तो उसकी वजह से जो ये ग्राफ है अभी और वापस एक ऊपर जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए कैल्शियम आयन्स का जो इन्फ्लक्स है उसको काउंटर करने के लिए K+ आयन्स भी निकल रहे हैं अब। तो इन शॉर्ट ऐसा हो रहा है कि जितना पॉजिटिव आ रहा है कैल्शियम के फॉर्म के अंदर सेल के अंदर, उतना पॉजिटिव K+ के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो वो उस तरह से आपको सोचना है। इसलिए वो एक बोल सकते हो कि ना एक प्लेटो रीजन आ गया है, एक प्लेन रीजन आ गया है, जहाँ पर ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एंड देन सडनली आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट द कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स स्टॉप्स, द कैल्शियम चैनल से नाउ क्लोज्ड, एंड K+ चैनल जो पहले से ही जो खुले हुए थे, जो K+ निकलते जा रहा था, अब वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ हैपनिंग ऑन अ लार्जर स्केल। तो K+ तो निकलते जा रहा है सेल में से। तो जो जहाँ पर पोटेंशियल आपकी 36 थी, अब वो ड्रॉप होते इट्स नाउ कमिंग डाउन। नाउ द सेल इज़ गेटिंग रीपोलराइज्ड। अभी डीपोलराइज नहीं हो रहा है, अभी रीपोलराइज हो रहा है। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जब भी सेल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना, जब भी आपका जो सेल है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब सेल डीपोलराइज हो रहा है। और जब भी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, मतलब समझ लो द सेल इज़ गेटिंग रीपोलराइज्ड। और अगर मैं और भी स्पेसिफिक टर्म से बोलूँ तो रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, मतलब इस टाइम पे जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है वो रिलैक्स कर रहा होगा, और जब सेल डीपोलराइज होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, तो दी रीपोलराइजेशन हैज हैपेंड एंड देन अ सर्टेन स्टेज इज रीच्ड, जहाँ पर सेल जो है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे आ गया, जो अपना -60 मिली वोल्ट जो भी है। अब एक ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि K+ चैनल्स जो हैं वो बंद ही नहीं होते हैं, K+ निकलते जा रहे हैं, एंड देन अ सेल रीचेज अ स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइज्ड, मतलब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल से भी नीचे चला गया वो, जहाँ पर -60 था अब वो -100 -90 पे चला गया है, मतलब इट इज़ बिकम हाइपर पोलराइज्ड। और इतना नेगेटिव हो जाता है सेल कि अगर दूसरा कोई स्टिमुलस आया भी तो स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस सेल को डीपोलराइज करने के लिए, उस सेल को पॉजिटिव में वापस लाने के लिए उस स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी हमारा सेल जो रहता है वो हाइपर पोलराइज स्टेट में रहता है, तो हमारे स्टिमुलस जो रहती है उस स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि वो वापस पॉजिटिव स्टेट में जा सके हमारा सेल। तो ऐसा है, दिस इज़ द राम कथा। अब ये तो है हमारे हाँ, तो इसके जल्दी से मैं आपको फेजेस बता देता हूँ, नाम दिया है मैंने इसको फेजेस को। जहाँ पर ये पूरा सेल जो आपका है जो डीपोलराइज कर रहा था उसको फेज़ 0 दिया है हमने। जहाँ पर आपके Na+ चैनल्स क्लोज हो गए थे उसको हमने नाम दिया फेज़ 1। जहाँ पर आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन हो चुके थे, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा था, और K+ चैनल्स जो थे वो मतलब K+ आउट इफ्लक्स हो रहा था, सेल से बाहर निकल रहा था, तो उस फेज़ को हम बोलेंगे फेज़ 2। एंड रैपिड रीपोलराइजेशन का जो फेज़ है वो फेज़ 3। ठीक है, एंड देन उसके नीचे इट विल बी फेज़ 4। ओके, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फेज़ 4। ओके, फेज़ 4 एज इन वहाँ पर अभी क्या है कि सेल हैज़, फेज़ 4 का मतलब ये होगा कि सेल हैज़ रीच्ड इट्स रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। ओके, एंड एक्चुअली उसका भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक सेकेंड। तो
मतलब फेज़ 4 का भी एक स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, उसने बोला हुआ लीकी केपलर चैनल, मतलब वही कि केपलर चैनल जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि द सेल कैन बेसिकली रीच दी हाइपरपोलराइज्ड स्टेट एज वेल। सो वो एक चीज़ यहाँ पर बोली गई, सो दैट द सेल कैन रीच द हाइपरपोलराइज्ड स्टेट एज वेल। अगर जो लीकी केपलर चैनल से ज़्यादा केपलर्स लीक करें सेल के बाहर, तो द सेल कैन रीच द हाइपरपोलराइज्ड स्टेट, मतलब सेल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा भी क्यों? क्योंकि के प्लस पॉजिटिव कटायन है, राइट। तो पॉजिटिविटी अगर सेल से बाहर निकल रही है तो ऑफकोर्स सेल ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, करेक्ट है। तो वो चीज़ है यहाँ पर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज़ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल एज अ सेल। ऐसे नोड का ग्राफ डिफरेंट है, और उसमें अगर आप गौर से देखो तो फेज़ 1 और फेज़ 2 होता ही नहीं है। ओके, वहाँ पर डायरेक्टली आपका फेज़ 0 है, फेज़ 3, फेज़ 4, दैट्स इट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आपका डायरेक्टली फेज़ 0, फेज़ 3 एंड देन दैट्स इट फेज़ 4। ओके, तो कैसे है आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। या एज यू कैन सी हियर इन दिस, ये एक ऐसे नोड का डीपोलराइजेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल है, सीधा सीधा अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो फेज़ 0। ओके, तो फेज़ 0 इज़ मतलब एक्चुअली उन्होंने देखो कैसे दिखाया है, उन्होंने फेज़ 4 को पता है कैसे दिखाया है, उन्होंने फेज़ 4 को ऐसा दिखाया कि अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। तो मैं अभी आपको फेज़ 0 से चालू करूँगा, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम फेज़ 4। तो फेज़ 0 कुछ ऐसा है कि एक्चुअली में ना जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फेज़ 4 ओनली, एक्चुअली आई एम रॉन्ग, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फेज़ 4 ओनली इन दिस केस। तो फेज़ 4 में है हो ऐसा रहा है कि जितने भी आपके सोडियम चैनल्स हैं वो चालू हो जाएंगे, एन इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम का। सो धीरे धीरे सोडियम जो है अभी लास्ट केस में क्या हो रहा था, जब हमारे कॉन्टैक्ट सेल्स तो सोडियम जो था वो अच्छा खासा आपका डीपोलराइजेशन कर रहा था, वहाँ पर कैल्शियम आपका डीपोलराइजेशन नहीं कर रहा था, करेक्ट है। कैल्शियम तो अच्छा खासा फेज़ 2 में आया, करेक्ट। यहाँ पर जो आपका फेज़ 4 है उसके अंदर आपको सोडियम का जो है इन्फ्लक्स दिख रहा है। तब नाउ द डीपोलराइजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, समझ में आ रहा है आपको, नाउ द डीपोलराइजेशन इज स्टार्टेड, थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है ना। नाउ द सोडियम चैनल बेसिकली मतलब सोडियम से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, मतलब दे आर ट्राइंग टू रीच द थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये जब इफ़ यू कैन सी, आई थिंक, हाँ अगर आप देख सकते हो अच्छे से मेरे स्क्रीन पर ब्लैक डैश 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 किया हुआ है, वो थ्रेशोल्ड है। तो देखा होगा कि सोडियम ने क्या कर दिया है, सेल को थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया, -40 तक। ओके, एंड देन व्हाट हैज़ हैपेंड, बाद में फिर क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि Ca2+ चैनल जो रहते हैं वो स्टिमुलेट हो गए, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड, Ca2+ भारी भारी Ca2+ जो है इन्फ्लक्स होने लग गए। सो फेज़ 0, एंड आफ्टर दैट Ca2+ चैनल्स बेसिकली क्लोज, एंड K+ चैनल्स का इफ्लक्स चालू, मतलब K+ का जो इफ्लक्स है हमारे सेल से बाहर जाना, सेल से निकलना K+ का, उसको हम बोलते हैं इफ्लक्स। तो वो K+ का सेल से निकलना चालू, बराबर, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज फेज़ 3। अगेन द साइकिल विल बी रिपीटेड बाय फेज़ 4, फेज़ 0, फेज़ 3, सिंपल। ओके, so I hope you have understood all the action potentials, okay, because these are the basis of the other chapters that we're going to study, okay. तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे यहाँ पर आ गए थे, वी हैड बेसिकली स्टॉप हियर, ओके, हमने क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया था ऐसे। अब हम आए हैं हमारे मेन स्टफ पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। सबसे पहली बात तो अभी यहाँ पर हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि Ca2+ मीडिएटेड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़ा बाद में बताऊँगा मैं, पहले मैं ये कवर करूँगा, ओके। ये वाला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि हार्ट का इफेक्ट क्या बढ़ रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। तो ये एक्शन ये है कि Ca2+ रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 फेज ऑफ AP एक्शन पोटेंशियल इन SA नोड एंड AB नोड। सी
जैसे मैंने आपको बात की थी कि एस ए नोड एंड ए बी नोड। एक्चुअली मैंने जब आपको वीडियो स्टार्ट किया था, मैं आपको बोला था ना कि जो ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एस ए नोड का है, ठीक है ना। एस ए नोड का अलग ग्राफ होता है, कॉन्टैक्ट फाइबर्स का अलग ग्राफ होता है, ओके। एंड बीच में मैंने एक और स्टेटमेंट बोला था कि ये जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ एस ए नोड का है, बट ये आई एम नॉट श्योर ये ए बी नोड का भी हो सकता है। तो ये मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ आपके सामने कि जो मैंने लास्ट में जो ग्राफ लिया था वो एस ए नोड का भी है और वो ए बी नोड का भी है, ठीक है, ठीक है नाउ। सो और आपको एक और चीज़ आपने याद रखनी चाहिए कि हार्ट जो रहता है ना, हार्ट में ना आपके जो कुछ सेल्स जो रहते हैं ना उसके अंदर उन सेल्स के अंदर ताकत रहती है कि वो फ़नी करंट्स पैदा कर सकें। मतलब कि जो हार्ट के जो सेल्स रहते हैं ना बेसिकली दे हैव मतलब उनके अंदर ना, अभी आपको पता है कि एस एन नोड इज द वन इज गोइंग टू जनरेट योर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड ऑल वो स्टफ, एंड probably EV node is going to help। बट यहाँ पर क्या होने वाला है कि apart from these two people who are basically having the who are having the capability of generating electric impulses, there are some cells in the heart who have the capability to generate small electric impulses। एंड उनकी वजह से क्या होता है ना कि जो नॉर्मल रिदम है हार्ट का उस पर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन दिखती है, ओके। तो उनको वो सेल्स को हम बोलते हैं एक्टोपिक फोकाई, ओके। तो आप अगर देख सकते हो यहाँ पर C8 was responsible for zero phase of AP, दैट इज़ वही तो मैं आपको बोला था लास्ट टाइम, जब आपको लास्ट टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि जब एक्शन पोटेंशियल चालू होता है तो फेज़ जीरो में कि C8 प्लस का इन्फ्लक्स हो रहा होता है, तो वही बोला उन्होंने। एंड ऑटोमेटिसिटी, तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप देते हो तो आपने कैल्शियम ब्लॉक कर दिया। इफ दिस कैल्शियम इन्फ्लक्स डजंट हैपन द ऑटोमेटिसिटी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ एसी नोड एंड एबी नोड सप्रेस्ड, करेक्ट। हमने एक तरफा क्या किया है, आपने उस एबी नोड को इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाने से रोक दिया है, आपने उस एसए नोड को इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाने से रोक दिया है। तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों की ऑटोमेसिटी एंड द कंडक्टिविटी बेसिकली विल बी डिक्रीज। एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग दूसरे लेक्चर्स में जाएंगे तो वन मोर थिंग आई विल कन्फर्म, मेरे को अभी भी डाउट है कि एसए नोड एंड एबी नोड का एक ही ग्राफ है, थोड़ा सा डाउट है मुझे। आई मीन दिस इज़, आई नो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक चीज़ जो है सबको मालूम होनी चाहिए, बट कभी कभी डाउट आ जाता है। तो आई विल कन्फर्म दिस डाउट, ओके, एंड आई विल लेट यू नो बाय द अदर लेक्चर्स इन द अदर लेक्चर्स एज वेल। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सब चीज़ है, और मान नहीं लेते ये सब है बिकॉज ऑटोमेसिटी एंड कंडक्टिविटी जो होती है एसए नोड एंड ईवी नोड की अच्छी खासी डिप्रेस हो जाती है। सिंपल सी बात है, लिम्बल लॉजिक है कि अगर आपने एक बार वो एक्टिव पोटेंशियल में से कैल्शियम को इन्फ्लक्स होने दिया ही नहीं, कैल्शियम चैनल को ही अपने ब्लॉक कर दिया, तो कैल्शियम अंदर आएगा नहीं सेल के अंदर एंड वोंट बी एबल टू डीपोलराइज द सेल, करेक्ट है। तो ऑटोमेसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द एसए नोड विल बी डिप्रेस्ड। C2 is responsible for plateau phase of AP in atrial and ventricular fibers। सी एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर फाइबर्स मतलब हार्ट के अंदर जो एट्रिया रहता है और वेंट्रिकल रहता है, तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रियल वॉल के अंदर जो सेल्स रहते हैं एंड वेंट्रिकल वॉल के अंदर जो सेल्स रहते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज और दे आर डिफरेंट फ्रॉम एसी नोड एंड एवी नोड, करेक्ट है। तो उनका जो ग्राफ है अलग होता है, एज आई हैव सीन द अर्लियर फ्यू मिनट्स of the video। So C2 plus responsible for plateau phase of AP and atrial and ventricular fibers, बराबर। C2 plus का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे पहले वाले ग्राफ में, सबसे पहले वाले ग्राफ में वो प्लेटो फेज में थी, फेज़ 2 में थी, इफ़ यू रिमेंबर। एंड अगर हम उस प्लेटो फेज को होने ना दें तो सिंपल सी बात है कि कंडक्टिविटी इन एट्रियल एंड वेंट्रिकल्स स्पेशली वेंट्रिकल सप्रेस्ड एंड दैट विल बी हैविंग अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएगा आपके सेल का, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर बोलने जा रही है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन यू कैन गो ऑन दी अदर सेल अदर थिंग्स। अब ये जो हमने ऊपर का पार्ट पढ़ लिया तो ठीक है, अभी अपन ऊपर का ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। तो एक और एक्शन है स्मूथ मसल्स का, जो एक्शन होता है हार्ट का वो ये है, हार्ट का नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को मैं ऐसा बोलूँगा CCBs। तो उनका एक्शन ये है कि कैल्शियम मीडिएटेड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इज इनिबिटेड, ऑफ कोर्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन आपको मैंने दिखाया था, एक्शन पोटेंशियल आपको मैंने दिखाया था, दिस इज सीन इन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। तो ये ऐसा नहीं है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में सिर्फ वैसी एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगी, दैट एक्शन पोटेंशियल कैन बी सीन इन
योर नॉर्मल स्मूथ मसल्स ऑल्सो। ओके, सो उनका भी ग्राफ अच्छा खासा ख़राब हो जाएगा। उनके अंदर जो सॉरी, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद को मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। एक सेकंड में, एक मैंने चीज़ यहाँ पर रॉन्ग बोल दी है। ये जो हमने 2 ग्राफ्स देखे, वो 2 ग्राफ सिर्फ हार्ट को रिलेटेड थे, वो नॉर्मल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड नहीं थे। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट। ये एक और चीज़ है मेरे को कंफर्म करनी है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ इस वीडियो के लिए, बट आई एम रियली सॉरी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा सा मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाई इस बार। बट आई मेरे को अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए 2 चीज़ें कंफर्म करनी है कि ऐसे मेरे नेवी नोट का ग्राफ सेम है क्या, एंड जो हमने 2 ग्राफ्स देखे वो सिर्फ हार्ट को बिलोंग करते हैं या फिर वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट नेवरदलेस ऐसा नहीं है कि हम अगर वो कंफर्म ना करें अभी के लिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, वी कैन गो फॉरवर्ड। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बात करूँगा यहाँ पर कि स्मूथ मसल के अंदर जो CA2 प्लस मीडिएटेड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन का कपलिंग होता है वो इनबिल्ट हो जाता है। मतलब क्या कि हमको तो पता ही है, हमने तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसके अंदर CA2 प्लस का आना बहुत ज़रूरी होता है। रिमेंबर, राइट? तो CA2 प्लस की मीडिएशन के CA2 प्लस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो एक्साइटेशन हो रही है, वो बेसिकली इनबिल्ट हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाएगा। बराबर है, आपका मसल जो है रिलैक्स हो जाएगा। देन वेसोडाइलेशन हो जाएगा आपके, बिकॉज स्मूथ मसल्स जो रहते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेसोडाइलेशन। फॉल इन BP, ब्लड प्रेशर इज़ गोइंग डाउन। बराबर है, वेसोडाइलेशन हो जाएगा मतलब सिंपल सी बात है कि इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाएगा। करेक्ट है। एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में अकर, मतलब कि फॉल इन BP तो हो चुका है, तो बॉडी विल सेंस दैट देर इज़ अब्रप्ट फॉल इन BP। तो बॉडी बोलेगा ये फॉल इन BP क्यों हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू बॉडी सोचेगा कि चलो लेट्स ब्रिंग थिंग्स टू नॉर्मल। सो दैट इज़ वाई वो क्या करेगा ना कि फॉल इन BP हो रहा है ना, तो वो बोलेगा कि इसके रिफ्लेक्स में, इसके बदले बॉडी का सोचेगा कि चलो इसके काउंटर में हम टैकीकार्डिया करा देते हैं, मतलब विल इंक्रीज द हार्ट रेट। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि BP फिर बढ़ना चालू हो जाता है। बराबर है। सो रिफ्लेक्स दिस सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्सेशन में अगर, तो अभी हम लोग जितने भी टैब्लेट्स पढ़ेंगे आपको दिखने लगेगा, ये लाइन आप बहुत बार देखने वाले, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, ये सब बहुत देखने वाले हो आप। माइंड में तो ये है, एक चीज़ है यहाँ पर। देन विल गो अगेन डाउन, तो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग, विरापिमिन एंड डिल्टाज़ेम आर ओनली एक्टिंग ऑन हार्ट। ओके, और जो नेफेडिपिन है, जो डायहाइड्रोपिरिडीन्स का जो क्लास का बिलोंग करता है, नेफेडिपिन, वो हमारा जो है वो सिर्फ बिलोंग करता है हमारे स्पून मसल्स को। नेक्स्ट का जो चीज़ है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है।